नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बैंकिंग संकट की चिंता बाजार पर हावी। 250 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 16,900 के नीचे फिसला। रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक को टीसीएस ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। 15% से ज्यादा उछला डर का इंडेक्स इंडिया विक्स। सोने में रिकॉर्ड तेजी। एमसीएक्स पर सोना 60,000 के पार निकला। पिछले एक हफ्ते में 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ सोना। क्रूड में गिरावट बढ़ी। 15 महीने के निचले स्तरों पर क्रूड $71 के पास पहुंचा। ब्रेंट का भाव ग्लोबल बैंकिंग संकट से मंदी गिराने के डर से कमजोरी बढ़ी। ग्लोबल वित्तीय संकट के फिक्र से मेटल सेक्टर में सबसे तगड़ी गिरावट। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2% से ज्यादा फिसला। सेल, हिंडाल्को, जेएसपीएल जैसे शेयरों में कमजोरी ज्यादा। सरकारी बैंक और ऑटो शेयर्स में भी दबाव। कमजोर बाजार में भी कोचीन शिपयार्ड में जोरदार तेजी। शेयर 4% से ज्यादा उछला। नॉर्वे की सेम्सपिक ग्रुप से $550 करोड़ के डॉलर ने भरा जोश। साथ ही सब्सिडरी को ऑर्डर से एसजेवीएन में भी रौनक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार के हाल पर तो नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। एचडीएफसी ग्रुप से जुड़ी बड़ी खबर है। यतिन हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इस ग्रुप से जुड़ी हुई, किस स्टॉक से जुड़ी हुई ये खबर आई है। यतिन बताइए, क्या है बड़ी खबर? गुड आफ्टरनून। देखिए, जहां तक कि एचडीएफसी एएमसी का सवाल है, थोड़े मिनटों पहले ही यहां आपको एक ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई दिया। लगभग 50 लाख का शेयर्स का सौदा हुआ, 1600 रुपये प्रति शेयर के आसपास। और हमारी जो सूत्रों से जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि एचडीएफसी लिमिटेड ने एचडीएफसी एएमसी में ये 50 लाख शेयर खरीदे। करीब 2.5% से एचडीएफसी लिमिटेड का स्टेक एचडीएफसी एएमसी में बढ़ता हुआ दिखाई देगा ट्रांजैक्शन के बाद। तो हमारी जानकारी के हिसाब से ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है मार्केट में, उसमें एचडीएफसी लिमिटेड ही जो है वो बायर बताए जा रहे हैं। और इन्होंने एक जो शेयर्स हैं वो एक लीडिंग एफआईआई की जो है तरफ से लिए हैं। ऑब्वियसली जहाँ तक कि औपचारिक स्टेटमेंट का सवाल है, एचडीएफसी ने कोई कमेंट हमारी स्टोरी पे नहीं किया। हमने उनसे 2-3 बार रीच आउट करने की कोशिश की। कोई प्रकार का डिनायल उन्होंने नहीं दिया, लेकिन कुछ ही समय में उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है, जो जैसे ही आएगा वैसे ही हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। लेकिन जो 50 लाख की आज ब्लॉक डील हुई, 50 लाख शेयर की, करीब 800 करोड़ के आसपास की, उसमें बायर जो है एचडीएफसी लिमिटेड बताया जा रहा है। और ये एग्जैक्टली जैसे एनसीएलटी का अप्रूवल आया पिछले हफ्ते एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद, और इनको आरबीआई और सेबी ने अनुमति भी दे दी कि एचडीएफसी एएमसी को उनको डाइवेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है उसी चीज़ का संज्ञान लेते हुए ये स्टेक और ये जो हिस्सेदारी है ये उन्होंने अपने कंपनी में बढ़ाई है। तो बड़ी डेवलपमेंट एचडीएफसी एएमसी के पर्सपेक्टिव से भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार है, प्रतिक्रिया का इंतजार है ग्रुप से भी, लेकिन उन्होंने डिनायल भी नहीं किया है ग्रुप ने। और जो यतिन ने डिटेल्स बताई उसके मुताबिक एचडीएफसी एएमसी में एचडीएफसी लिमिटेड ने हिस्सेदारी खरीदी है और 800 करोड़ में करीब 50 लाख शेयर खरीदे हैं। तो बड़ी खबर, आज ये बड़ी ब्लॉक डील हुई भी, जिसके जरिए एचडीएफसी लिमिटेड ने एक बड़ा चंक यहां पर लिया है एचडीएफसी एएमसी में। स्टॉक पर गाबा साहब की राय ले लेते हैं। ऑल्दो अंडर परफॉर्मर रहा है वेरियस कंसर्न्स के बीच में और 1670 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। फ्लैट फिलहाल इसे कहेंगे, ½ % नीचे है। गाबा साहब, खबर तो बड़ी है, डिटेल्स का, ऑफिशियल डिटेल्स का इंतजार है, बट स्टॉक पर आपकी राय? है तो स्ट्रक्चर वीक एचडीएफसी एएमसी का, और जब तक ये अराउंड 1725 नहीं पार करता तब तक वीक ही रहेगा। हो सकता है एक साइडवेज मूव मिले, लेकिन है वीक। काफी गिरावट देखी एचडीएफसी एएमसी, एक कंफर्मेशन की जरूरत है। ओके, तो 1672 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 1.25% नीचे जरूर है, लेकिन 50 लाख शेयरों का ये सौदा हुआ है। 800 करोड़ में एचडीएफसी ने ही, एचडीएफसी लिमिटेड ने ही एचडीएफसी एएमसी में ये हिस्सेदारी ली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। 1672 पर फिलहाल स्टॉक कारोबार करते हुए। हालांकि फिर से बता दें कि एचडीएफसी लिमिटेड की प्रतिक्रिया का इंतजार है। उनकी ओर से कुछ
प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना डिनायल ना एक्सेप्टेंस। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी डिटेल जो कि एक्सक्लूसिव खबर के तौर पे यतिन ने भी बताई HDFC AMC से जुड़ी हुई। लेकिन चलिए मार्केट के हाल पर अगर नजर डालेंगे, जैसे ही ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा हम आपको अपडेट देंगे। और अगर मार्केट के मूड पर एक नजर डालें तो दबाव के साथ ही हम आज के सत्र में कारोबार होते हुए देख रहे हैं। आज शुरुआत कमजोर हुई, वो कमजोरी और एक्सटेंड हुई है। अब 16,850 पर आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। जो बैंकिंग संकट है जो विदेशी बाजारों पर भी हावी है, वही भारतीय बाजारों पर भी असर डाल रहा है। 1.5% नीचे निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी 600 अंक लुढ़का हुआ है। और वहीं अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो पेन वहां भी बरकरार है। तो चौतरफा गिरावट आज के सत्र में हावी होती हुई दिख रही है। फिलहाल फटाफट से एक बार एशियन मार्केट्स को देखें तो तमाम एशियाई बाजार भी स्लाइड हुए हैं और यहां तो 3.5% तक की गिरावट आपको देखने को मिली है। हांगकांग जैसे बाजार तो 3.5% नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर आप अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो वो भी पेन में ही है, 1% से ज्यादा नीचे है डाउ फ्यूचर्स। नेस्डेक का फ्यूचर भी 0.25% नीचे कर रहा है ट्रेड। तो अमेरिका के फ्यूचर्स हो, एशियन मार्केट्स हो, वहां भी कमजोरी हावी ही है। तो अब तक हमारे बाजार में क्या हुआ है, बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं एक एक करके। और कमजोरी के साथ ही कारोबार होते हुए निफ्टी 16,850 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। गिरावट चौतरफा है आज के सेशन में। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 1.5% से ज्यादा नीचे है। कच्चे तेल में हमने एक सीवियर फॉल देखा है, $72 के आसपास आ चुका है। ब्रेंट का भाव $70 तक जा सकता है, ये तमाम एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। और वहीं जो फायदा मिला है इस गिरावट का वो मिला है सोने को, जहां पर सेफ हेवन के तौर पे हमने बाइंग देखी है। सेंट्रल बैंकर्स बाय कर रहे हैं सोने में, जहां पर रिकॉर्ड स्तर बनते हुए देखे हमने। और आज 60,000 के पार सोना कारोबार कर रहा है और अब 61,000 61,500 तक के लेवल्स की बात हो रही है बाय जून। कुछ हाउसेस काफी बुलिश सोने पर। यहां पर सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो ज्यादा गिरावट आपको मेटल्स में दिखेगी। इसके अलावा IT, पावर, ये स्टॉक्स भी प्रेशर में हैं। बाकी ऑटो, बैंक्स, NBFC, सीमेंट ये भी कर रहे हैं कमजोरी के साथ कारोबार। प्रकाश गाबा .com के प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं। गाबा साहब, बाजार पर आपने पिछले हफ्ते कंसिस्टेंटली ये व्यू मेंटेन किया है कि बाजार कमजोर ही है, उछाल पर बेचकर ही चलना है। निफ्टी 16,850 पर, क्या करना है इन स्तरों से, क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए? एक्चुअली देखा तो गुड आफ्टरनून टू यू, अब भी वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, इतना सिंपल है। क्योंकि जो आज मूव था, फ्राइडे का जो मूव था अप मूव को, उसको नेगेट कर लिया, फ्रेश डाउन मूव शुरू है। पॉसिबिलिटी और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 16,850 पर ट्रेड कर रहा है, लगता है कि 16,800 वहां थोड़ा संभल ले, लेकिन अगर 16,800 ही ब्रीच हो जाता है तो भारी गिरावट आ सकती है। लेकिन देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही के स्ट्रक्चर वीक है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कोई सलाह गाबा साहब आपकी? स्टॉक स्पेसिफिक क्या करना चाहिए, इतने मार्केट इतना डाउन है, लेने में दिक्कत आ रही है। एनीवे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मुझे ठीक नजर आता है, यहाँ से एक अप मूव मिले। 1960 का कोई स्टॉप लगा चले तो शायद 2000 देखने को मिल सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। दूसरा स्टॉक जो ठीक नजर आता है इस वक्त वो है बर्जर पेंट्स। पॉसिबल है कि यहाँ से अप मूव मिले, ट्रेड कर रहा है 597 के आसपास, टारगेट 605 की पॉसिबिलिटी है, स्टॉप होगा करीब 590 का बर्जर पेंट्स। ठीक है, तो बर्जर पेंट्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह। दोनों स्टॉक्स कमजोर बाजार में हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और दिन के ऊपरी सिरों के आसपास हैं, तो यहीं पर एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन ऐसे मार्केट में कोई भी ट्रेड आप इनिशिएट करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ उन ट्रेड्स को बनाएं। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। मिड कैप्स भी पेन में ही हैं, 1.5% से ज्यादा की गिरावट आप देख रहे हैं मिड कैप इंडेक्स में। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो ज्यादातर मिड कैप्स में प्रेशर ही आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। शुरुआत कर लेते हैं NBFCs और बैंक्स के साथ, जहां पर गिरावट है। इंडेक्स अब देखिए 0.25% नीचे आ चुका है। आज के सेशन में NBFCs में M&M फाइनेंशियल, ये M&M नहीं है, M&M फाइनेंशियल है, जहां पर 5% का स्लाइड है। पिरामल एंटरप्राइजेस 5% नीचे, मैक्स फाइनेंशियल, उज्जीवन में भी 5%, 8.5% तक का पेन देखने को मिल रहा है। बैंक स्टॉक्स में बिकवाली है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, RBL बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 5% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मेटल्स में तो चिंता काफी हावी है ग्लोबली भी, और इसीलिए आज टूटे हैं वापस। नाल्को 5% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, जिंदल स्टेनलेस, JSPL सभी 3, 3.5, 4% तक की गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। IT में भी लगातार प्रेशर, एम्फोसिस, कोफोर्ज, जेंसर टेक, बिरला सॉफ्ट, यहाँ 2.5% से
लेकर 4.5% का पेन है। कोफोर्स 3.5% नीचे, एम्फोसिस भी 3.5 पौने 4% नीचे कर रहा है ट्रेड। सीमेंट पर रिपोर्ट्स जो आई हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और अंबुजा सीमेंट तो 3.5% नीचे ही है। इंडिया सीमेंट में पेन और एक्सटेंड हुआ है 5.5% नीचे ट्रेड करते हुए। एसीसी में 2.5% की गिरावट, सांगी इंडस्ट्रीज 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। फटाफट से दिखाते हैं रियल्टी स्टॉक्स। लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईबी रियल, डीएलएफ, यहाँ 3.5% 5.5% तक की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है। एकमात्र पॉकेट जो इंडेक्स वाइज तो आपको लाल निशान में दिखाई देगी, लेकिन सेलेक्ट स्टॉक्स जो हरे निशान में है वो है फार्मा। आरती ड्रग्स 5% नीचे, लिंकन फार्मा 3.5% नीचे, इंडोको रेमेडीज में माफ कीजिए ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं 3.5% ऊपर लिंकन फार्मा, आरती ड्रग्स भी 5% ऊपर, इंडोको रेमेडीज और मैक्स हेल्थ में भी 2% से लेकर 3% की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो तेजी में सेलेक्ट तेजी आपको फार्मा में देखने को मिल रही है, लेकिन दुनिया भर के बाजारों में डर का माहौल है। यूबीएस क्रेडिट स्विस डील के बावजूद बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत समेत दूसरे एशियाई बाजारों में भी तेज गिरावट है। इसके अलावा अगर आप अमेरिका के बाजारों के फ्यूचर्स देखेंगे जो हमने अभी देखे भी शो के शुरुआत में, वहां भी पेन सस्टेन कर रहा है। क्यों ये गिरावट बनी हुई है? यूबीएस क्रेडिट स्विस डील के बावजूद बाजारों को सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्या डर है? क्यों संभल नहीं पा रहे हैं? तमाम बातों पर अपने व्यूज देने के लिए मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी मौजूद है। नीरज जी, एग्जैक्टली जब कल ये खबर आई थी तो लग रहा था थोड़ा सा रिलीफ होगा, बट वो रिलीफ तो छोड़िए, डर ज्यादा और हावी होते हुए दिख रहा है। क्या वजह है? क्यों नहीं संभल पा रहे तमाम बाजार? देखिए, जो परपेचुअल बॉन्ड्स हैं उसमें जब एमटीएम लॉसेस बढ़ा तो पूरी दुनिया के बाज़ारों में एक डर सा फैल गया है और सबके बॉन्ड्स में ये दिक्कत देखने को मिल रही है। ख़ासतौर पे अमेरिका के जो छोटे बैंक हैं उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसीलिए फर्स्ट रिपब्लिक में कल बड़ी गिरावट देखने को मिली, बावजूद इसके कि उसमें करीब 19 बैंकों ने मिलकर $30 बिलियन के फ़ंड डाले, फिर भी उसमें इतनी बड़ी गिरावट थी क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं है और बहुत सारे डिपॉजिटर सब पैसे विड्रॉ करें। तो ये तकरीबन 950 बैंक हैं यूएस में, उसमें से केवल 75 बैंकों को बहुत अच्छा माना जा रहा है, बाकी सब बैंकों में कहीं ना कुछ आशंका या डर है, इसीलिए कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी समस्या यूरोप की तरफ से भी है क्योंकि क्रेडिट स्विस के बाद अब वहाँ कॉन्फिडेंस और हिल गया है और खबरें ये भी हो सकती हैं कि 2 और बैंक वहाँ के जो साइज़ में काफ़ी ठीक ठाक बड़े हैं, वहाँ ये मुश्किल इस हफ्ते आपको देखने को मिल सकती है। तो इसकी वजह से वो लगातार दबाव बना हुआ है। सरकारें कोशिश कर रही हैं, रेगुलेटर कोशिश कर रहा है, क्रेडिट लाइन पूरी ओपन कर दी गई है कि आप कितना भी लोन ले सकते हैं 1 साल 2 साल के लिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं लौट रहा है। इसका मतलब ये है दीपाली कि कहीं ना कहीं बीच में ये बात निकल के आ रही है कि सिस्टम में कुछ और प्रॉब्लम है जिसको पूरी तरीके से अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। और सवाल इस बात के लिए इसलिए उठता है क्योंकि जब रेगुलेटर और गवर्नमेंट वॉर फुटिंग पे काम करने लगे तो फिर ये डाउट क्रिएट हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। तो इस वजह से ये दिक्कत देखने को मिल रही है। आप एशियन मार्केट में देखिए, हांगकांग एंड शंघाई बैंक जिसको HSBC कहते हैं या स्टैंड चार्ट, सबके स्टॉक प्राइसेस गिरे हैं और सबके बॉन्ड्स भी 5-5, 10-10 सेंट गिर चुके हैं, जिनको हम AT1 या होल्ड टू मैच्योरिटी वाले बॉन्ड कहते हैं, उन सब में दिक्कत निकल के आ रही है। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि ये समस्या बढ़ती जा रही है। अभी इस पे सरकारें और सब लोग डिपॉजिटर्स को सेफ कह रही हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस को मेंटेन कर रही हैं, उनको नहीं बिगड़ने दे रही हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं हो रहा है, इसलिए ये लगातार गिरावट बनी हुई है और ये डर जब तक नहीं खत्म होगा ये गिरावट बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, और ये डर तो हावी है ही। नीरज जी, क्विकली एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब इस पूरी स्थिति में फेड की मीटिंग के आउटकम और उसकी क्या आउटकम रहेंगे, उसकी रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ गई। हमने 50 बेसिस पॉइंट की बात सुनी, फिर 25 बेसिस पॉइंट हाइक हो सकता है और अब तो ये भी हो रहा है शायद कोई दरों में बदलाव ना हो। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप काफी क्लोजली वॉच करते हैं ग्लोबल मार्केट्स को, और दोनों ही स्थिति में क्या असर हो सकता है? देखिए, मेरा अनुमान है कि 25 बेसिस पॉइंट की हाइक फेड करेगा और पहले था कि 50 करेगा, फिर आया स्किप करेगा, लेकिन एक सेन डिसीजन या समझदारी भरा फैसला ये होगा कि आप 25 बेसिस पॉइंट हाइक करें, क्योंकि अगर आप नहीं हाइक करते हैं तो बॉन्ड मार्केट में फिर आपको इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा और फिर वही समस्या खड़ी होगी कि लोगों को दिक्कत आएगी, बॉन्ड की यील्ड बहुत बढ़ेगी और M2M भरना पड़ेगा। तो इसलिए समझदारी फैसला ये हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएं। और अब कुछ लोग ये मानने भी लगे हैं कि फेड को ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि फेड अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहता। देखिए, अगेन परसेप्शन का खेल है। अगर फेड ने नहीं बढ़ाया, स्किप कर दिया, तो ये लोग मान लेंगे कि फेड डर गया है और उसके कंट्रोल में ना महंगाई है, उसके कंट्रोल में ना बॉन्ड की पूरी मार्केट है। तो इसलिए फेड अपनी इज्जत के लिए, अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए 25 बेसिस पॉइंट जरूर बढ़ाएगा।
तो फेड की मीटिंग पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन हाँ, पेन चौतरफा है और कोई भी मार्केट इससे अछूता नहीं है। शुक्रिया नीरज जी पूरा विश्लेषण देने के लिए और समझाने के लिए क्या स्थिति है या क्यों डर बाजारों पर हावी है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चंद्र श्रीकांत से जानेंगे गोपीनाथन के इस्तीफे की पूरी कहानी। छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट और नया हफ्ता। और नए हफ्ते में जो मुकाबला चल रहा है वो समीर चौहान, पंकज रांदड़ और वेवस्ट्रेटजी.com के आशीष क्याल के बीच में हो रहा है। पहले लेकर आते हैं अपडेट। फिनोलेक्स केबल्स में आशीष क्याल ने एग्जिट किया है 799 के लेवल्स पर। इनकी बाय कॉल थी 896 के टारगेट्स के साथ। दूसरा इन्होंने केपीआईटी टेक यहां से भी पोजीशन से एग्जिट किया है और केपीआईटी टेक भी इनकी बाय कॉल थी 973 के टारगेट्स के लिए 890 पर इन्होंने पोजीशन से ये निकले हैं। पंकज रांदड़ का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। इन्होंने साइंट से एग्जिट किया है। साइंट में इन्होंने 967 के लेवल्स पर एग्जिट किया है। इनकी बाय कॉल थी 1070 के टारगेट्स के लिए। और साथ ही एनसीसी की बात करेंगे। एनसीसी में भी इन्होंने एग्जिट किया है 103 रुपए 55 पैसे पर। यह भी एक बाय कॉल थी 116 के टारगेट के लिए। आरबीएल बैंक से भी इन्होंने एग्जिट किया है 133 रुपए 85 पैसे के लेवल्स पर। हालांकि इनकी सेल कॉल थी वो 120 के लक्ष्य के लिए। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। और तीनों ही खिलाड़ियों के लिए टफ डे आज के लिए। ज्यादातर बाय कॉल्स पोर्टफोलियो में, लेकिन मुनाफे के मीटर में तीनों ही एक्सपर्ट्स के बीच में लीड कर रहे हैं पंकज रांदड़ 2.25% रिटर्न के साथ। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो भी आपको 2% के लगभग रिटर्न दे रहा है। समीर चौहान का पोर्टफोलियो -2% रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये तो रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर देखेंगे आप नो योर कंपनी। नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे कैपिटल ग्लोबल के एमडी राजेश शर्मा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।